हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा ब्रीफ में, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो मैं जितना भी डिस्कस करूंगा वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस है, जो प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पे देन बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल एज जो आपका सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि कम से कम एग्जैजुरेट करूं, क्योंकि जितने कम एग्जैजुरेशन के ज़रिए हम चीज़ों को समझेंगे उतना ही हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये सहूलियत हमें देगा। क्योंकि चीज़ें एग्जैजुरेट करके नहीं पूछी जाती हैं, चीज़ें सिंपली पूछी जाती है। एक ऑफिसर जो है वो कॉमन पीपल को समझे, कॉमन पीपल का जो प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सभी जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट, उसको उस तरीके से समझना है ताकि आप एक ऑफिसर बन के अच्छी पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए आप एडवाइस दे सके गवर्नमेंट को। आप जब किसी पोस्ट में हो, एसडीएम में हो, आप डीसी हो, या फिर आप कोई एसपी हो, या फिर एसडीपीओ हो, तो उस आप जिस लेवल पे रहेंगे वहाँ आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो या फिर पॉलिसी गाइडलाइन के लिए हो, जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए वो है कि डिमांड ऑफ द टाइम क्या है, डिमांड ऑफ द आवर क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको समझना, उसका क्या सल्यूशन है उसको समझना। ओके, तो वही चीज़ें हमें समझनी होती है, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हमें देखनी होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर आप एक्जिया आईएएस एकेडमी से एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर 6002417488 नंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स का सारा जो आपका हाईलाइट है मेंशन किया गया है। फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ कि हमें फाउंडेशनल कोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लगभग एक साल में पूरे चीज़ों को, पूरे सब्जेक्ट मैटर्स को बारीकी से समझते हैं। जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, देन आपका जो एपीएससी स्टेट पीसीएस है आसाम का, उसके लिए हम जीएस 5 भी कवर करते हैं। और कवर होने के पैरेलली हम क्या करते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बिफोर प्री, 1-2 महीने पहले से, ताकि आपका एक्यूरेसी जो है वो अच्छा रहे और आप फास्ट सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। और प्री के बाद हम मेंस का आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द जीएस पेपर एंड ऐसे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी के साथ जो भी गाइडेंस आपको दी जाएंगी वो जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट मैटर में, देन जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन का, वैसे फैकल्टी आपको चीज़ें समझाएंगे। ओके, इसी के साथ जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट एनवायरनमेंट। ओके, और उसमें भी मिशन लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये काफ़ी एक इनोवेटिव आइडिया है जिसको आपका प्रोपाउंड किया बाय इंडिया ने। ओके, तो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने आपका जो मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, इसका फुल फॉर्म, इसको लॉन्च किया कॉप 26 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 थी ग्लासगो में, जो आपका हेल्ड हुआ था, उसमें इसका इनागोरेशन हुआ था मिशन लाइफ का, या फिर इसको इनिशिएट किया गया था। तो अभी मिशन लाइफ क्या कहता है कि जो हम कॉमन पीपल है, ओके, लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, लगभग 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया में। तो जो भी हम कॉमन पॉपुलेशन है उनको क्या करना है, ऐसा लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है जो एनवायरमेंटली सस्टेन हो। तो उसी का वही है मिशन लाइफ का मेन पर्पस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको लॉन्च किया गया था कॉप 26 में। फिर आप ध्यान रखिएगा, कॉप 28 में, ओके, आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था।
ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा सके कि हम अगर आपका वाटर को सही तरीके से मैनेज करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके, सॉलिड लिक्विड वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, फिर हमारे बिहेवियर में हम सस्टेनेबल चीज़ें करते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या मिलेगा? आपका ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, जिसको हम बेच के क्या कर सकते हैं? मॉनिटरी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी क्या है, अगर लोगों को इंसेंटिव नहीं दिया जाता है तो लोग किसी चीज़ में इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कॉप 28 में। ध्यान रखिएगा, कॉप 26 में मिशन लाइफ, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कॉप 28 में। तो ये सभी चीज़ें अभी कहाँ पूछी जा सकती है? प्रीलिम्स में। और सीधा सीधा मिशन लाइफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऑलरेडी एपीएससी में ये पूछा जा चुका है। ओके, तो चांसेस है कि इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। और जब आपको और डिफरेंट शॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन सभी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? मिशन लाइफ के तहत प्रो प्लैनेट बिहेवियर लेना है, प्रो प्लैनेट पीपल हमें बनना है। और इस मिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री को 1985 में इनिशिएट किया गया था। ओके, तो इसमें क्या लाया जाना है? बिहेवियरल चेंज लाया जाना है। तो अभी बिहेवियरल चेंज के बारे में हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि बिहेवियरल चेंज कैसे लाया जा सकता है। तो इस तरह के जो मिशन है प्लस जो आपके इंसेंटिव है उसके जरिए हम एटीट्यूड में चेंज ला के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है कि जो मिशन लाइफ है इसको मार्च कर देना चाहिए विथ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था 2008 में। और इसके तहत कितनी मिशन ली गई है? 8 मिशन। आप देख सकते हैं अबाउट NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी के लाइन में स्टेट ने क्या लिया है? स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। और इसके तहत आपकी क्या की जानी है? 8 मिशन है। तो कैसे याद रखेंगे? 2008, 8 से 8 मिशन। तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशिएंसी, फिर आपका सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए, वाटर के लिए, हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, देन ग्रीन इंडिया, ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो नॉलेज भी चाहिएगा क्लाइमेट चेंज के बारे में समझने के लिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो अभी क्यों ना हम जो मिशन लाइफ है उसको इसके साथ जोड़ दें। तो इससे क्या है? एक तो NAPCC जो है ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, स्टेट लेवल पे भी स्टेट का वर्जन है। देन आपका इधर हो गया ये पीपल के बिहेवियर के लिए। ओके, तो अभी पीपल जो है वो आपके किस में कैसे बिहेवियर को चेंज करेंगे? बाय सस्टेनेबल हैबिटेट, बाय वाटर मैनेजमेंट, ओके, बाय सस्टेनिंग इकोसिस्टम, बाय प्लांटिंग ट्री फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। तो वैसे हम लिंक करके इसको देख सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए आपका अभी काम क्या है? इन चीज़ों को एक सिंक में समझना। ओके, एग्जाम हमें क्या करती है? आपका जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देंगी इन जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, तो हम उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो गवर्नमेंट के आपके इनिशिएटिव्स है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो उसमें इनिशिएटिव हम ये सभी मेंशन कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम इन चीज़ों को और बारीकी से इम्प्लीमेंट करने का सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी क्या है, इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इन जनरली पूछा तो इन सभी आप जो इनिशिएटिव है इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आप लिंक कर सकते हैं विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें आपका जो सस्टेनेबल गोल 12 है ये क्या कहता है? रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के लिए हमें इस तरीके से कंजम्पशन करना चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट के ऊपर बियरिंग है वो कम रहे, एनवायरनमेंट का जो लॉस बियरिंग है कैपेसिटी है उसके अंदर चीज़ें रहें। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। फिर मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन, एजुकेशन में एनवायरनमेंट को बारीकी से पढ़ाया जाना ज़रूरी है। अर्बन प्लानिंग को अच्छी तरीके से सस्टेनेबल वे से करना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल नॉर्म को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना ज़रूरी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। और अगर हम इसको IR के पर्सपेक्टिव से देखें तो मिशन लाइफ कैन बिकम द सॉफ्ट पावर इंजन। तो ये हमारे सॉफ्ट पावर को दर्शाता है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट पॉलिसीज
ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है वो आपका एक ग्लोबल इशू है। क्लाइमेट चेंज का जो इशू है इट्स नॉट अ लोकल इशू और रीजनल इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लोकली, रीजनली, ग्लोबली थिंक करना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बात करता है रिगार्डिंग एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर हम एक सेगमेंट पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब आपके फ्लोरा फोना सभी क्या आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें अभी ये आर्टिकल बात कर रहा है कि डेवलपमेंट विदाउट द सेविंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। तो अर्बन रीजन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत लोग आपके सहूलियत के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ भी बिता रहे हैं, लेकिन जो लाइफ का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है। क्यों डिग्रेड हो रहा है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग में जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है उसके सेविंग में ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारी जो लोकल अर्बन बॉडीज़ है या फिर जो अर्बन कम्युनिटी है उनको अभी क्या करना है, ये चीज़ें प्लान करनी है कि जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है, तो अर्बन एरिया में भी आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे वेटलैंड पाए जाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्मॉल रिजर्व भी पाए जाते हैं। देन उसके अंदर डिफरेंट आपके बर्ड हो या फिर अदर एनिमल हो पाए जाते हैं। जैसे आप अर्बन एरिया में ही देखें, डिफरेंट पेड़ पौधों में क्या होते हैं, बहुत सारी चिड़िया का आपका बसेरा होता है। ओके, बहुत जो वेटलैंड एरिया है उसमें आपका डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हमें डेवलपमेंट में सेविंग करना है किसको, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को। तो इस तरह से अर्बन या फिर सिटी डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है जिसमें हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखें, ताकि जो आपका बायोडाइवर्सिटी का क्वालिटी है उसको भी संजो के रखा जा सके और ह्यूमन की जो आपकी लिविंग क्वालिटी है, लाइफ की क्वालिटी है, उसको भी एनहांस किया जा सके। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। अभी क्या है, डाइवर्सिटी को या फिर एनवायरनमेंट को अर्बन से लिंक करके पूछेगा। एकदम सिंपल है। आप जो अभी हमने पढ़ा ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ, उसको इससे जोड़ के देख लीजिए आप। ओके, हो गया एक क्वेश्चन, आपका पॉइंट आपको मिल गया। फिर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ओके, तो शहर में सोलर मिशन लगाना, देन आपका एनर्जी इफिशिएंसी में ध्यान देना, सस्टेनेबल हैबिटेट को अप्रोच करना, तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बचेगी। ओके, वाटर को बढ़िया से मैनेज करना, जो वेटलैंड है उसको प्रिजर्व करना। ओके, तो ऐसे आप लिंक करके देख सकते हैं। जो अर्बन एरिया में जो ग्रीनरी है उसको काटने के बजाय और प्रमोट करना, ताकि उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट की जा सके। ध्यान रखिएगा। ओके, फिर स्ट्रैटेजिक नॉलेज अचीव करना, जो अर्बन कम्युनिटी है उनको नॉलेज देना। ओके, तो वैसे आप लिंक करके देख सकते हैं। बाकी इसमें और क्या देख सकते हैं आप। ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक आपका जो 1992 का कन्वेंशन है। ओके, जिसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो इसने भी टारगेट दिया है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। देन जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है, वो कहता है कि जो सिटीज़ है उनको इंक्लूसिव, सेफ एंड रेजिलिएंट बनाना चाहिए और सस्टेनेबल बनाना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों में से क्या है, अभी आपका सीबीडी पूछ लिया जा सकता है। ओके, प्रीलिम्स में एसडीजी गोल पूछ लिए जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। ओके, तो अभी जो आपका सिटी है जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नो डाउट बहुत हाईटेक सिटी है, बहुत ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया कैसे गया है, बाय डिस्ट्रॉइंग नेचर। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना है, को हैबिटेशन करना है विथ बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और आपका जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो। तो अभी आपके जो आइबन बायोडाइवर्सिटी है उसको हमने ध्यान नहीं देने की वजह से क्या है, जो हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है अर्बन एरियाज। हीट वेव्स जैसे फेनोमेना आप देख सकते हैं, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन आप देख सकते हैं, फ्लड के प्रॉब्लम देख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो वेटलैंड है उसको आपका सब फील करके उसमें बिल्डिंग बना दी गई है। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, हमें आपके बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते ही ये जो चीज़ें हैं ये सब ठीक हो जाएंगे। ओके, तो उसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन, ओके, क्या कर सकते हैं वो इसमें मेंशन किया गया है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इकोलॉजी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए हमें इकोलॉजी को ध्यान में रखना है, और जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखना है कि हम जो भी प्रोजेक्ट लेंगे डेवलपमेंट का उसको पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करके ही उसको आगे बढ़ाना होगा। ओके, अगर लॉस ज़्यादा है तो उसको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना ज़रूरी रहेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अर्बनाइजिंग द ब्लू वे। तो अभी अर्बनाइजिंग द ब्लू वे, इसमें भी एनवायरनमेंट के ऊपर ही थ्रस्ट दिया गया है। स्पेशली ब्लू में क्या आ जाता है, वाटर बॉडीज आ जाती है। तो अर्बन एरिया में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वाटर बॉडीज आप देख सकते हैं। डिफरेंट अर्बन एरिया में आप स्मॉल पॉन्ड देख सकते हैं, देन आप अगेन जो वेटलैंड है उसको देख सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अभी वेटलैंड को फिल करने की वजह से क्या होता है, अर्बन एरियाज में जो फ्लड का प्रॉब्लम है, बिकॉज जो आपका वाटर रन ऑफ है रेनफॉल की वजह से, उसको जगह नहीं मिल पाती है, और जो ड्रेन बनाते हैं बाय म्यूनिसिपैलिटी उसका कैपेसिटी कम होता है। लेकिन अगर वेटलैंड्स प्रिजर्व किए जाए तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकते हैं। प्लस क्या है, वेटलैंड से आपकी जो इकोनॉमी है उसमें भी बूस्ट लाई जा सकती है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हम क्या कर सकते हैं, मेराइन जो प्रोडक्ट है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट हार्मिंग देयर इकोलॉजी, देयर इकोसिस्टम। ओके, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वाटर बाउंड इंडियन सिटीज़ है, जैसे कोस्टल सिटी में चेन्नई है, सूरत है, रिवराइन सिटीज़ में वाराणसी है, पटना है, देन लेक एंड वेटलैंड सिटी में उदयपुर है, श्रीनगर है। ओके, तो इन सभी जो सिटीज़ है, इनमें जो भी वाटर बॉडीज़ है उनको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। किसी भी हालत में उनका अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। ओके, तो वही चीज़ें इसमें कही गई है। तो पूछा जा सकता है अर्बनाइजेशन को ब्लू वे से जोड़ दिया जाएगा, ब्लू इकोनॉमी से जोड़ दिया जाएगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाएगा, तो उसको आपको संजो के देखना ज़रूरी रहेगा। तो अभी डिफरेंट इनिशिएटिव अगर देखें तो कोची में वाटर मेट्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप की गई है। चेन्नई में मैनग्रोव जो रिस्टोरेशन है, तो मैनग्रोव क्या है, आपकी एक तरह की मार्शी एरिया में होने वाली फॉरेस्ट है। ओके, तो रिवर का माउथ जहाँ आपका जाके ओशन से या सी से मिलता है, ओके, उस जगह में जो एस्चुरी फॉर्म करता है, उस एस्चुरी में क्या होता है, मैनग्रोव डेवलप होता है, जो आपका कोस्टल इरोजन से प्रोटेक्ट करता है, फिर आपके साइक्लोन जैसे जो प्रॉब्लम है उससे प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए मैनग्रोव रिस्टोरेशन भी करना ज़रूरी है। तो बहुत कुछ इसमें लिंक कर सकते हैं आप। ओके, फिर वाराणसी में देखें तो गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, तो इन सभी अभी देखिए इनिशिएटिव तो बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन इनको होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और एज अ ऑफिसर, आप कल आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर स्टेट पीसीएस के कोई ऑफिसर बनेंगे, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों में होल हार्टेडली काम करना है। ओके, ऐसे नहीं कि हम ऑफिसर बन गए तो हम बहुत इलीट बन गए। ओके, वैसा नहीं है। तो बाकी हमारा जो मेन मैंडेट है, ये जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको फुलफिल करना रहता है। बाकी जो आपका बार्सिलोना है, रोटरडैम है, हेलसिंकी है, ये डिफरेंट शहर में क्या की जा रही है, डिफरेंट ब्लू प्रैक्टिसेस ली जा रही है। तो इससे भी हम क्या है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एग्जाम में, मेंस में लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एनवायरनमेंट के ऊपर ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है, या फिर एनवायरनमेंट को एक थीम की तरह आप पकड़िए। ओके, तब थीम की तरह पकड़ेंगे तो अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम है वाटर को लेके, एयर को लेके, लैंड को लेके, रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकेंगे, एनवायरनमेंट के हेड में कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको ब्रॉडर लेंस में चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा। वही चीज़ें मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि आप एक पोटेंशियल ऑफिसर है ना, आप डिफरेंट चीज़ों को समझ पाएंगे ही पढ़ेंगे तो। ओके, लेकिन उसको कैसे लिंक करना है, कैसे कंटिन्यू रखना है, कैसे अपना इंटरेस्ट और आप बना के रख सकते हैं साल भर, 2 साल, 3 साल तक, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सके। ओके, तो ओवर फिशिंग द थ्रेट टू ओशन वेल्थ एंड लाइवलीहुड। तो अभी एक मामला क्या है ओवर फिशिंग का, तो ये भी क्या है, अनसस्टेनेबल एक प्रैक्टिस है। वैसे फिशिंग तो अपने आप में बुरा नहीं है, ये सही है, इकोनॉमी के लिए हो या फिर आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हो, ओके, या फिर एक्सपोर्ट के लिए हो, या फिर आपकी रूरल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, फिर कोस्टल इकोनॉमी के लिए, तो ये वैसे सही है, लेकिन इसका ओवर फिशिंग सही नहीं है।
फिशिंग सही है, ओवर फिशिंग सही नहीं है। ये थ्रेट टू ओशन वेल्थ है, जो लाइवलीहुड है एक तो आपका इंसान का, देन जो आपका बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसमें कुछ कॉन्टेक्चुअल जो बैकड्रॉप है वो दिखाया गया है। तो इंडियाज मैराइन फिशरी पोटेंशियल जो देख सकते हैं आप, 3 से 4 मिलियन टन कैप्चर किया जाता है पर ईयर। ओके, अभी ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट में आ गया है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट में है, इससे आगे अभी अनसस्टेनेबल हो रहा है ये। तो इसमें और एक कंट्राडिक्शन भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका जो है स्मॉल स्केल फिशरमैन्स है, 90% है वर्कफोर्स है। तो वो सिर्फ 10% ऑफ दिस वॉल्यूम ही क्या करते हैं, आपके फिशिंग करते हैं। बाकी जो आपके मर्चेंडाइज फ्लीट्स है, बोट्स है, या फिर बड़े जो मर्चेंट्स है, वही आपका ज़्यादातर मछली पकड़ते हैं। तो इससे क्या है, आप एक देख सकते हैं सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इनजस्टिस इसमें देखी जा रही है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में देखा जाता है। एग्रीकल्चर में आपके 85% फार्मर्स जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। तो उसी तरह से जो आपके फिश कैचर्स है उसमें 90% जो फिश कैचर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो उनको सब गुजर बसर ही होता है। ओके, तो ये भी जो इनइक्वालिटी है इसको दूर करनी ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा आपका एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, जो मर्चेंडाइज फ्लीट्स है। तो इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम क्या नहीं कर सकते, जो 90% आपके फिशर फोक्स है उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में इनको जो बाकी 10% है उनके ऊपर आपकी रेगुलेशन लानी ज़रूरी है, ताकि कोस्टल इकोसिस्टम को, मराइन इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके, इकोनॉमिक जो पोटेंशियलिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके कनाडा का जो नॉर्दर्न कोड फिशरी है वो कोलैप्स हो गया था 1992 में, आज तक रिकवर नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग। ओके, तो नेचर ने जो रिसोर्स दिया है हमें, उसका हमें क्या करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो सस्टेनेबल तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी से लिंक करके पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, और बाकी जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती है, जैसे ये जो आपकी डेटा है, ओके, ये जो डेटा है, ये डेटा आप मेंस में इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, सीधा सीधा प्रीलिम्स में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जैसे आर्टिकल 249 है। ओके, तो इससे यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट मैटर में भी लेजिस्लेट कर सकती है इन नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी कुछ टर्म्स है उसको इसमें मेंशन किया है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाई कैच क्या है, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है लायन काउंट ग्रोज बाय 32% इन 5 ईयर्स। तो लायन का जो काउंटिंग है वो बढ़ा है 32% तक इन लास्ट 5 ईयर्स। ओके, एंड एक्सपैंड्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी लायन का सर्ज देखा गया है। तो इससे अभी जो ये आपका काउंट बढ़ा है ये पॉजिटिव है। बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज जो आपके एक्सपैंड किए हैं ये थोड़ा सा क्या है, चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक देखा जाएगा, जिसके ऊपर एपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बाकी ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट के और आपके कम्युनिटी के इनिशिएटिव की वजह से क्या है, आपके 32% का इंक्रीज देखा गया है। ओके, तो इसमें अभी सक्सेस में गुजरात को मॉडल देखा गया है। तो गुजरात का जो गिर आपका फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लायन पाई जाती है, लायन के लिए फेमस है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी चैलेंज में क्या है, हैबिटेट सैचुरेशन है। सैचुरेशन में मीन्स क्या, मैक्सिमम पॉइंट को पार कर देना लगभग। तो लायन एक्सपेंडिंग बियॉन्ड प्रोटेक्टेड जोन। रिस्क इंक्लूड क्या होगा, ग्रेटर ह्यूमन लायन एनकाउंटर्स हो सकते हैं, रोड एंड रेल में एक्सीडेंट हो सकता है इनका। ओके, अनफॉर्चुनेट डेथ हो सकता है जो हम डिज़ायर नहीं करते हैं। फिर डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम डोमेस्टिक कैटल। ओके, क्योंकि अभी क्या है, अगर एरिया के बाहर चले गए तो बाकी जो डोमेस्टिक एनिमल है उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। ओके, उनको भी हार्म कर सकते हैं और खुद भी क्या है, डिजीज़ को लेके फिर जंगल में जाके बाकी जो आपके पॉपुलेशन है उनको बीमारू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुनाऊ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका रीलोकेशन किया जा सकता था, लेकिन क्या है, इसमें आपका चीता जो नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से लाई गई थी, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या है, आपका एक कंपटीशन इसमें बढ़ जाएगा प्रे को लेके, तो वो एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट लायन 2025 में अभी लिया गया है, इससे पहले नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लिया गया था।
ओके, इकोसिस्टम सर्विस अप्रोच, ट्रांसलोकेशन स्ट्रैटेजी, ये सभी कीवर्ड्स है मेंस में आंसर लिखने के लिए। ओके, जो रिकमेंडेशन इसमें आप दे सकते हैं एग्जाम में, क्या रिकमेंडेशन आप देंगे, तो इसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा लीगल और एथिकल एंगल क्या है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एंगल है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो इनको आपको ऐड करना ज़रूरी रहेगा। तो 48A जो है आर्टिकल, ओके, ये क्या करता है, स्टेट को दायित्व देता है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना है, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है, और आपकी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करनी है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये क्या करता है आपका, इसमें टोटल 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है। तो जितना शेड्यूल आपका ऊपर रहेगा, मतलब शेड्यूल 1 रहेगा, इसका मतलब प्रोटेक्शन का स्टेटस हाई है, इसको आप इसका बिजनेस नहीं कर सकते हैं, देन इसको पोचिंग नहीं कर सकते हैं, और अगर की जाएगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। इसी के तहत आपका क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म की जाती है। ओके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं द इलिबरल इन दी मिरर। तो इसमें स्पेशली जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है, कि किस तरीके से क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एक सोसाइटी को सिविलाइज बनाता है, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करता है, और ये कैसे ज़रूरी है फॉर अ डेमोक्रेसी, फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। लेकिन अभी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका गलत इस्तेमाल क्या कर सकता है, सोसाइटी की जो हारमोनी है उसको तोड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी है, तो उसमें कोई भी हेट स्पीच हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है अंडर दिस राइट टू, मतलब आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन के को आपका इसका प्रिटेक्स्ट बना के, तो वो सही नहीं है। ओके, तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में डाली गई है। ओके, तो ये है आपका जो राइट हमें दिया गया है 19 सब क्लॉज 1A, और ये रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें लगभग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड सच एज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को वायलेट करने वाला कोई काम नहीं कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को जो वायलेट करता है वैसे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं जिससे आपका क्या है, फॉरेन स्टेट से हमारा रिलेशन खराब हो, जो फ्रेंडली नेशन है। फिर पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करने वाला, डिसेंसी मॉरलिटी को वायलेट करने वाला, तो ये अभी क्या है, बहुत ही ओपन एंडेड चीज़ें है, ये आपका थोड़ा वेग भी है। तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, डिसेंसी के नाम पे, मॉरलिटी के नाम पे क्या है, अनजस्टिफाइड तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट किया जा सकता है। ओके, इनलिजिटिमेट या अनजस्टिफाइड अरेस्ट किए जा सकते हैं, जो क्या करेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट डालेगा। तो अगर इसमें केस देखें तो केशवानंद भारती केस, रोमेश थापर केस 1950, ओके, देन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, इन सभी केस ने क्या किया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफेल्ड किया है। और हाल ही में जो आपका इमरान प्रतापगढ़ी का जो केस था, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फेवर में ही जजमेंट दिया है। तो अभी बस इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके, कि ये कितना दूर आपका हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, इसका एक बैलेंस अप्रोच आपको दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों से आप बैलेंस अप्रोच डाल सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको लिखिए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लाई जा सकती है। बाकी अदर ग्राउंड्स में, ओके, पैटी ग्राउंड्स में वायलेट करना आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A को जस्टिफाइड नहीं है, ये अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, अगेंस्ट सिविल सोसाइटी है। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ आपके थिंकर्स के नाम भी दिए गए हैं, जो आप क्या है कभी ऐसे में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जीएस में इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेंशन करते हैं भी तो भी सही है, नहीं करते हैं तो भी सही है, लेकिन ऐसे में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस में, इनको चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। फिर अंबेडकर साहब, ओके, इनको इनको भी आप इंडिया का चैंपियन ऑफ लिबर्टी कह सकते हैं। फिर नन्ही पलकीवाला जी जो आपके लीगल ल्यूमिनरी रह चुके हैं, उन्होंने भी राइट टू डिसेंट को कहा है कि एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आप एक दो लाइन मेंशन करेंगे ऐसे में, तो आपका जो वेटेज है ऐसे का वो बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें आपका द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, तो ये आपकी जो बुक है इसको रिव्यू किया गया है।
ओके, तो इसमें स्पेशली लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के आपके दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके जो आपका रूलिंग का समय था एज अ पीएम, उन्होंने जब आपका रजीम संभाला था, हमारे देश का शासनभार संभाला था, तो उस समय उन्होंने कैसे डिफरेंट शॉर्ट ऑफ पॉलिसीज ली थी। ओके, फॉर एग्जांपल उनके कार्यकाल में आप देखें तो दो सबसे ज़्यादा चैलेंज, तीन चैलेंज हम देख सकते हैं। वन, आपका जो फूड शॉर्टेज है उसका प्रॉब्लम था उस समय। ओके, तो आपके जो 1960 से 70 है उसको डेंजरस डेकेड कहा जाता है, बिकॉज एक प्रॉब्लम नंबर वन फूड क्राइसिस, प्रॉब्लम नंबर टू आपके बॉर्डर एरिया में इन्फिल्ट्रेशन, ओके, और अटैक बाय पाकिस्तानी साइड। तो उसके लिए अभी तीन बोला था, तीन नहीं एक्चुअली दो है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था उस समय पे, आपके बहुत ही आपके बोल्ड डिसीजंस लिए थे। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट करना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएशन लाल बहादुर शास्त्री जी के समय ही हुआ था। सेकेंडली, उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे कि हमने 1962 में चाइना के साथ जो वार था उसको लूज किया था, तो हमारे देश का जो कॉन्फिडेंस था, जो आपका स्टेचर था, वो बहुत ही आपका कह सकते हैं कि लूज हुआ था। तो उसको फिर से रीजनरेट किया, वापस लाया, हमारे कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल किया बाय लाल बहादुर शास्त्री जी, बाय फाइटिंग वार विथ पाकिस्तान, और उसमें हमने सफलता भी हासिल की, हमने विजय हासिल की। ओके, और तो इसमें आप देख सकते हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन थे। तो अभी क्या है, लीडर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है कभी पूछ लिए जाते हैं, जीएस पेपर 2 में हो या फिर जीएस पेपर 4 में हो, तो आपको उनमें आप इनके बारे में देख सकते हैं। और इनका जो पर्सनालिटी भी जो था वो काफ़ी इंटीग्रिटी वाला था। ओके, काफ़ी ऑनेस्ट इंसान थे, तो ऑनेस्टी का कोई एग्जाम्पल देना हो, इंटीग्रिटी का कोई एग्जाम्पल देना हो, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान का, क्योंकि उस समय सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, दो आपकी एक तो किसान जो भाई थे, बहन थे, उन्होंने प्ले किया था, और जो हमारी मिलिट्री फोर्स थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिवाइविंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको रिवाइव करना आज के समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? नंबर वन, आप देखिए कि हमारा जो पॉपुलेशन है लगभग 45 टू 50% एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जो ज़्यादा रेमुनरेटिव नहीं है। एक्सेसिव पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। ओके, जिसको हम डिस्गाइज आपका अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अभी जो इतनी जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, तो उनको चैनलाइज करने के लिए, उनको एक आपका प्रोडक्टिव दिशा दिखाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाल ही में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सर्च हुआ है, तो लगभग जो आपके 65% पॉपुलेशन है वो बिलो द एज ऑफ 35 है। देन और एक पॉइंट में हम अगर देखें तो आप अभी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका डिफरेंट जो नेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या है, जिनका इकोनॉमिक स्टेचर आगे बढ़ा है, लाइक चाइना हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, तो इसीलिए क्या करना है, इस कंपटीशन में हमें भी उतरना है अगर हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इकोनॉमी का एक तो तीन सेगमेंट होता है, उसमें एक हो गया प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, और थर्ड में सर्विसेज सेक्टर। तो तीनों सेक्टर के ऊपर आपको थीमेटिक देखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो आप इसमें पहली डेटा दी गई है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हमारा कितना है, बहुत कम है, 1.8, जबकि वियतनाम इतने छोटे देश का कितना है, 1.9, थाईलैंड का हायर देन इंडिया है। और जो R&D का स्पेंडिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहुत ज़्यादा हमारा ओवरऑल बहुत कम है, ये ओवरऑल है, हाँ, मैं ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। 0.6% है जीडीपी का, ये 64% है एक्चुअली। ओके, तो इसको 0.7 के लगभग याद रखिएगा। बाकी देश को देख सकते हैं, मोर देन इंडिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, R&D का जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना है। फिर हमारे देश में और एक प्रॉब्लम क्या है, लेबर लॉ की रिजिडिटी देखी गई है, तो इसको भी हमें बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको कम करना है। नेक्स्ट, आपका जो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है।
उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम है, उसको दूर करना है। ओके, लाइक अंडर एमएसएमई मुद्रा का जो लोन है वो ज़्यादा सहूलियत के साथ प्रोवाइड करना है जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको। देन आपका जो रेगुलेशन का एक प्रॉब्लम है कि कोई अगर स्टार्टअप खोलना चाहता है, कोई एमएसएमई खोलना चाहता है तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, लोडेड रेगुलेशन है, तो उसको कम करना है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी जो प्रॉब्लम बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है उसी से लिंक करके है कि लेबर कोड रोल आउट। ओके, तो अभी सेंटर ने क्या किया था, आपके बहुत पहले ही 2019 में ही कोड ऑन वेजेस बनाया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 फॉर वर्कर्स, ओके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो अभी इसमें क्या है, ये जो भी आपकी लेबर कोड बनाई गई है, वेजेस कोड बनाई गई है, तो ये क्या करेंगी, हमारी जो आपकी वर्कर है, लेबर है, फिर जो गीग वर्कर्स है, उन सभी को क्या करेंगी, उनका राइट्स को इंश्योर करेंगी। और उसी के साथ ये जो लेबर कोड है इनको लिबरलाइज भी किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उनको ज़्यादा रेगुलेशन, आपका रेगुलेटरी हर्डल्स फेस ना करना पड़े। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, अभी जैसे आपका जो लेबर का सब्जेक्ट है, ओके, ये सब्जेक्ट आपका कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसीलिए अभी जो भी कोड सेंटर ने बनाए हैं उसको स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होगा। इसीलिए स्टेट का होल हार्टेड सपोर्ट चाहिएगा। तो कोई स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कर रहा है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है, जो नहीं कर रहा है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही नहीं है। तो इसीलिए इनको ठीक करना पड़ेगा, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फिर लेबर मार्केट का फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमें इंश्योर, अगर लेबर कोड को हम इंश्योर करेंगे तो ये सभी सहूलियत हमें मिलेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है कि बिजनेस जो प्रैक्टिसेस है उनमें फेयरनेस रहना चाहिए, कोई मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज नहीं रहनी चाहिए। तो अभी क्या होती है, मार्केट में आप देखें तो कोई भी सेगमेंट में आप देख लीजिए, ओके, आप जैसे फुटवेयर में ही देख लीजिए या फिर आप मोबाइल में ही देख लीजिए, ओके, या फिर किसी भी सेगमेंट में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन मार्केट के लिए अच्छा है, ये इनोवेशन को लाता है। लेकिन आपका जो क्या है, ऐसा कंपटीशन जो मोनोपोली को दर्शाता है किसी जायंट कंपनी का, ओके, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। एक समय पे तो क्या था कि सभी बिजनेस को ही रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। 1970s में आपका मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन लाया गया था, एमआरटीपी एक्ट के तहत। तो तब क्या था, आपका बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म था, बहुत ज़्यादा आपका रेस्ट्रिक्शन लाया जाता था ताकि कोई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस ना कर सके। और जिसके वजह से आप देख सकते हैं लाइसेंस राज, कोटा राज, ये सब प्रॉब्लम देखी गई थी। तो इसीलिए इकोनॉमिक डाउनटर्न भी देखा गया था। तो वही इकोनॉमिक डाउनटर्न को सुधारने के लिए 1991 में एलपीजी लिया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली गई, जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एंश्योर किया गया। तो अभी क्या है, ये जो एमआरटीपी कमीशन था ना, इसी को आपका 2002 में जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है, इसी को आपका कंपटीशन एक्ट में तब्दील कर दिया गया 2002 में, और एक कमीशन बना दिया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या रहेगा कि दूर से वॉच करते रहे कि कोई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस ना करे, कोई अनफेयर ट्रेड ना करे। ओके, तो जैसे अभी फ्लिपकार्ट है, उसमें आपका जैसे मोबाइल है, वो अगर बहुत सस्ते दामों में बेचने लगेंगे तो बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है बाय फ्लिपकार्ट। तो इनको रोकना ज़रूरी है। कौन रोकेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो किसके तहत आया है, कंपटीशन एक्ट के तहत। तो अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक स्टैट्यूट, एक लॉ के तहत इसको फॉर्म किया गया है। लेकिन इसके काम में क्या है, आपकी इसको मैंडेट दिया गया है कि आपका एंटी कंपटीशन कंपटीशन एग्रीमेंट्स को आपके आपका प्रिवेंट करे, ओके, प्रोहिबिट करे एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो कोई डोमिनेंट पोजीशन को क्या कर सकता है, आपका एब्यूज कर सकता है। जैसे गूगल है, अपने प्ले स्टोर में क्या करता है, अपने जो ऐप है उसको ऊपर रखता है। तो ये क्या है, कंपटीशन में बाकी जो छोटे ऐप है वो आपके पीछे रह जाते हैं। तो वैसे चीज़ों को क्या करना, वैसे डोमिनेंट पोजीशन को आपका एब्यूज, पावर एब्यूज को प्रोहिबिट करना। ओके, तो वही सभी चीज़ें क्या है, कंपटीशन कमीशन इंडिया को आपका मैंडेट दिया गया है।
लेकिन इसमें अभी डिफरेंट प्रॉब्लम देखी जा रही है। ओके, तो लीगल एम्बिग्विटी है, फिर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप डिजिटल जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है गूगल के द्वारा, अमेजन के द्वारा, उसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना ज़रूरी रहेगा। तो चैलेंजेस क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं। वीक एनफोर्समेंट है, लीगल एम्बिग्विटी है, इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप है, कैपेसिटी शॉर्टफॉल है, ग्लोबल डिजिटल मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है बाय डिजिटल जायंट्स। ओके, तो इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग अबाउट बानू मुश्ताक जी। ओके, तो उन्होंने, बानू मुश्ताक जी ने आपका एक शॉर्ट स्टोरी के वजह से उनको आपका बुकर प्राइज़ मिला है, हार्ट लैम्प जिसका नाम है। तो इसमें इन्होंने जो महिला का पोजीशन है सोसाइटी में उसको दर्शाया है। ओके, तो ये अभी क्या है आपका, ये बुक के बारे में पूछा जा सकता है इन स्पेशली इन प्रीलिम्स। ओके, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2025 का, और जो राइटर है वो आपके कर्नाटका से है और फर्स्ट फॉर कन्नडा है। तो ये सभी चीज़ें स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। और फर्स्ट इंडियन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसने आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को जीता है। ओके, और फर्स्ट विन फॉर अ रेडिकल मुस्लिम फेमिनिस्ट वॉइस। तो आपकी आ, जो उनका नाम, जस्ट अ मिनट। ओके, बानो मुस्ताक जी। ओके, तो ये फर्स्ट मुस्लिम महिला है। ओके, और ये रेडिकल फेमिनिस्ट भी है। तो अभी इन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूछी जा सकती है। और अगेन आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वुमेन राइटर्स या फिर उनके बुक के बारे में मेंस में या ऐसे राइटिंग में आप जिक्र कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी के पेपर में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, या फिर कोई ऐसे बनता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, उसमें फिर एथिक्स में भी आप क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट जुडिशियल रेनेसांस। तो ये टॉपिक मैंने पहले काफ़ी बार समझाया है, बाकी इसमें एक वर्ड आया है रेनेसांस। ओके, तो रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ करना, रिफॉर्म करना। तो ये एक फ्रेंच टर्म है। ओके, और रेनेसांस का जो आपका रिसर्जेंस हुआ है या फिर रीबर्थ हुआ है लॉजिक का, रीज़न का, ओके, साइंस का, पोएट्री का, तो ये रेनेसांस आप देख सकते हैं यूरोप में फर्स्ट हुआ था। तो रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। तो अभी मेंस में क्या होता है, कभी हम टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर जुडिशियल रेनेसांस आया तो आप ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म लानी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अभी जुडिशरी में आप अगर देखें तो प्रॉब्लम क्या क्या है। एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस है। ओके, फिर दूसरा जो वैकेंसी ऑफ जजेस है। थर्ड जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो काफ़ी ओपेक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का एलिगेशन लगते रहता है। तो उन सभी चीज़ों को रिफॉर्म के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो काफ़ी बार ये सभी चीज़ें डिस्कस की गई है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, वही सभी चीज़ें हैं। देन है आपका द वीरास्वामी केस। तो ये वीरास्वामी केस में क्या हुआ, आपका ये चीज़ों को इंश्योर किया गया कि व्हेन कैन अ सिटिंग जज फेस एन एफआईआर, क्या सिटिंग जज के अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती है। तो इसमें क्या है, एक आपका केस था जस्टिस के वीरास्वामी। तो चीफ जस्टिस थे वो मद्रास हाई कोर्ट के। तो उनके ऊपर आपका एलिगेशन लगा था कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट होल्ड करते हैं। ओके, तो जितना आय है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए क्या हुआ था, सीबीआई ने आपका एक एफआईआर फाइल किया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 होगा ये, हाँ 1947 नहीं है, 1988 है, मुझे जितना तक ध्यान है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो वीरास्वामी जो जस्टिस साहब थे उन्होंने इस एफआईआर को चैलेंज किया था। और इसी के बाद क्या है, लीडिंग टू अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। एक इशू बन गया कि क्या सिटिंग जज को के ऊपर इन्वेस्टिगेट की जा सकती है बाय फाइलिंग एन एफआईआर। तो अभी क्या है, अगर सिटिंग जज के ऊपर एफआईआर हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होने लगती है, तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को स्टेक पे लाता है। तो इसीलिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का में ये मामला गया आपका 1991 में। तो उसमें 3-2 मेजोरिटी से, तो
बेंच की 5 जजेस बेंच थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ध्यान रखिएगा 5 जज का बेंच जब होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि यस अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट है अंडर विच एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बट इसमें एक आपका बट लगाया गया कि टू फाइल एन एफआईआर और प्रोसिक्यूट, तो कोई लीगल प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए प्रायर सैंक्शन लेना ज़रूरी है फ्रॉम सीजेआई। इट इज़ मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि नहीं तो क्या है, आपका जज साहब जो रहेंगे उनका इंडिपेंडेंस जो है वो वायलेट होगा। लेकिन इसमें अभी दो तरह के क्वेश्चन या फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में जो आपका दिल्ली के शायद जज साहब थे, उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा था। तो इसीलिए क्या है, अभी आपका जो जस्टिस साहब रहते हैं उनके लिए आपके एफआईआर के प्रोविजन है, लेकिन स्ट्रिक्ट है। सीजीआई साहब का आपका जो सैंक्शन है, प्रायर सैंक्शन मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या किया गया, अभी ध्यान रखिएगा कि कोर्ट खुद भी क्या कर सकती है, आपकी कमेटी बना के इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है, तो वैसा प्रोसीजर रखा गया है। तो इसीलिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्या एफआईआर फाइल की जा सकती है? तो जजमेंट के हिसाब से तो की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है जो 1991 का है, लेकिन प्रायर सैंक्शन लगता है। और आज के समय पे आप एफआईआर की जगह क्या देखते हैं कि इंटरनल जो कमेटी होती है जुडिशरी की खुद की, वही पूरा केस को सॉल्व करती है। प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो करती है, उसके बाद ही प्रोसीड करती है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।